जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं पीसीएस शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। और चर्चा का मुख्य बिंदु है हमारा पॉलिटी के अंतर्गत चल रहा संवैधानिक विकास का ये चौथा पार्ट। आज हम लोग संवैधानिक विकास के अगली कड़ी में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज के वर्तमान स्वरूप को 1935 के बिना नहीं समझा जा सकता। हमारे संविधान की जितनी भी प्रावधानों का हम जिक्र करते हैं वो सभी 1935 से निकल कर आए हुए हैं। अधिकांशतः प्रावधान मैं कहूंगा कि 1935 से निकल कर आए हैं। तो इसके चर्चा के बिना हमारा चर्चा अधूरा रहेगा कि किस तरीके से हम संविधान को लेकर आगे बढ़े। तो आइए चलते हैं हम अपने मुख्य बिंदु की तरफ। इससे पहले कि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें, एक बार आपको बता दें कि लगातार इस वीडियो को काफ़ी प्यार मिल रहा है और आप लोग इसी तरीके से इसे मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए। यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके तैयारी में मदद कर रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग भी इसे आगे बढ़ाते रहें। चलते हैं हम लोग अब मुख्य विषय वस्तु की तरफ और चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को। इससे पहले कि हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को पढ़ें, हम लोगों को अभी कुछ और भी देखना है कि पैरेलल में क्या चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, किताबें आपने बहुत पढ़ी होगी लेकिन जब तक आप कोरिलेट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या बस विषय वस्तु को अच्छे से समझेंगे नहीं। आज हम लोग जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम, उस समय तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री को भी पैरेलल में लेके चलना पड़ेगा कि आखिर उस समय क्या हुआ था। भारत शासन अधिनियम देखने के पहले आपको याद करना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को। 1919 में एक प्रावधान था जिस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्षों के बाद सरकार को रिव्यू करना था और रिव्यू करके एक अगला पीछे की त्रुटियों को दूर करने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए एक अगला प्रावधान लेकर आना जो प्रति 10 वर्षों के ऊपर आता था। लेकिन आप देखेंगे 1919 के बाद जो अगला प्रावधान को आना चाहिए था वो आना चाहिए था विशेषतः 1929 में। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो 6 वर्षों का 1919 और 1935 के बीच में 16 वर्षों का जो ये गैप है, आखिर इतना अंतराल आया कैसे? क्या वो समस्या थी जिसके कारण आप देखेंगे कि 16 साल अगला सरकार अधिनियम को आने में 16 वर्ष लग गए। इस चीज को समझने के लिए इतिहास के पन्नों में जाना होगा और इतिहास के पन्नों को उकेरना होगा, देखना होगा कि आखिर उस समय क्या हुआ था। याद कीजिए सन 1919 में एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसी समय गांधी जी का आगमन भारत में हुआ था। गांधी जी शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो अंग्रेजों के न्यायप्रियता से काफी प्रसन्न रहा करते थे और उनको काफी विश्वास था कि जो औपनिवेशिक सरकार है वो नियमों से चलती है, वो कानूनों से चलती है और यदि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, अनुनय विनय की रास्ते पे चल रहे हैं, यदि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमें अपना शासन सौंप देंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के आधार पर पूरे भारत का भ्रमण किया, चंपारण जैसी घटना को देखा, चंपारण में सफल सत्याग्रह किया और चंपारण में उन्हें जब सफलता मिली तो उनको भी कुछ समय तक आभास हुआ कि नहीं, जो अंग्रेज हैं वो हमें आने वाले समय में हमारी सत्ता को सौंप देंगे, नियमों के अनुसार करेंगे। लेकिन उनका भ्रम तब टूट गया जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा बिंदु माना जाता है जहां से देश के हर एक वर्ग को उसने आंदोलित कर दिया और उसमें एक महात्मा गांधी थे जिनका विचार बदल गया। विचार बदलने के बाद उन्होंने अब यहां से नई रणनीति अपनाई और रणनीति अपनाने के बाद 1919 के बाद ही आप देखेंगे कि अब भारतीय आंदोलन अब एक नए दौर में था और उसी दौर में आप देखेंगे कि वही वो समय था जब असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया।
गांधी जी अंततः मजबूर हो गए एक ऐसा कॉल लेने के लिए, एक ऐसा आंदोलन करने के लिए जिससे पूरे वर्ग तक पहुंचा जा सके, और उसी के संदर्भ में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन अपने सफलता तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन असहयोग आंदोलन उस सारे बिंदुओं तक पहुंच गया जिससे देश में एक साथ सभी वर्ग आंदोलित हो सके। गांधी जी अपने निश्चित रूप से वो तुरंत जिस चीज को चाहते थे वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन पूरा देश इस बात को समझ गया कि अब ब्रिटिशर्स अर्थात अंग्रेजों के सामने उठा जा सकता है। असहयोग आंदोलन की सबसे सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उसने अपने पूरे देश को एक माले में बांध दिया था। हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ चुके थे। 1917 का लखनऊ पैक्ट आपने देख लिया था, और यहां से जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पे पहुंच गई। आगे यहां से देखना यह था कि अब गांधी जी जब चूंकि जेल में जा चुके हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है, और उसके बाद आपने देखा कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का मुहिम बढ़ता रहा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तब आता है जब 1919 के प्रावधानों को रिन्यू करने की बारी आती है। 10 वर्ष के पहले ही आप देखेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया था। और द्वैध शासन का प्रावधान कहाँ लाया गया था, तो वो आप देखेंगे कि प्रांतों में लाया गया था। प्रांत में द्वैध शासन की प्रणाली को जो लाया गया उसमें कंप्लीट रूप से सरकार को असफलता मिल चुकी थी, क्योंकि गवर्नर और नीचे के सरकार में बन नहीं रही थी। और इस असफलता को दूर करने के लिए भारतीयों के द्वारा अब स्वायत्तता की मांग जो है वो बढ़ती जा रही थी। सरकार भारतीय पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार अब कही जा रही थी कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, आप हमारा सत्ता हमें लौटा दीजिए। और यहां तक कि सरकार ने तो वादा भी किया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपको एक जिम्मेदार सरकार भी दे देंगे। लेकिन ये युद्ध समाप्त होते ही सरकार अपने सारे वादों से पलट गई, और यहाँ पे पूरा देश जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इससे असहयोग आंदोलन आपने देखा कि किस तरीके से पूरी सफलता तक नहीं पहुंच सका, तो लोगों में एक और जो है वो खिन्नता भरा हुआ था। और ऐसे में ही 10 वर्ष के पहले ही 1929 में जो आयोग आना था, चूंकि इंग्लैंड में उस समय, ब्रिटेन में उस समय चुनाव भी थे, इसी चीज के कारण 10 वर्ष के पूर्व ही जो 1929 में आना चाहिए था उसके पहले ही सर जॉन साइमन, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सर जॉन साइमन्स की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का एक गठन कर दिया जाता है, और ये गठन 8 नवंबर 1927 को किया जाता है। इसी गठन को, इसी चीज को हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस साइमन कमीशन में मुख्य रूप से 7 सदस्य थे, जिसमें लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागन, बर्नन हार्मसान, CR एटली, GR लैंडफॉक्स तथा हेम अर्ल कोना थे। कई बार ये प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जहां पे 7 लोगों का नाम पूछ लिया जाता है, तो निश्चित रूप से इस चीज को जरूर समझेंगे। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इस बात को आप याद रख लें कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जबकि ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा था मुख्य रूप से आप देखेंगे 1928 में। तो यहां से ये जो 7 सदस्यों की टीम थी, इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया। कारण इसका यह था कि इस आप 7 में देखेंगे कि कोई भी भारतीय नहीं था। कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण इस आयोग या इस पूरे के पूरे श्वेत जो व्हाइट कमीशन का नाम इसको दिया गया। यहां से साइमन कमीशन अब भारत पहुंचती है, और चूंकि इसमें कोई, इस पूरे कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए व्हाइट कमीशन का नाम दिया जाता है। और दूसरा चीज, भारत के जो प्रमुख पार्टियां थी, मुख्य जो पार्टियां थे, जिसमें कांग्रेस था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग था, इन और अन्य भी जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो हिंदू सभा हो या जितनी ही पार्टियां भारत में उस समय अवेलेबल थी, एक सिरे से सभी ने साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया। गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। और उसका कारण यह था कि जब आपके इस पूरे टीम में कोई भी भारतीय नहीं है, जब भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला ही नहीं है, तो आप किस तरह के कानून को लाके आना चाहते हैं? क्या आप खाना पूर्ति करना चाहते हैं, या अपना कुछ नया रूल लेकर आना चाहते हैं जिससे भारतीयों का शोषण और भी ज्यादा बढ़ सके?
किसी भारतीयों को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था और अध्यक्ष इसके एम.एन. अंसारी हुआ करते थे, इन सबों में पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अंततः आप देखेंगे 3 फरवरी 1928 को आयोग जब मुंबई पहुंचती है तथा 30 जून 1930 को जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है आयोग के विरोध में, उसके आरोप के विरोध के बावजूद उनकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया था। आप देखें कि 3 फरवरी 1928 यहाँ पे मुंबई में पहुंचने के बाद से लेके और 30 जून 1930 तक जो अपनी रिपोर्ट ये साइमन कमीशन प्रस्तुत करता है, इस पूरे रिपोर्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि पूरी रूप से भारत पे विरोध चल रहा है। किसी भी राजनीतिक दलों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था और यही कारण है कि अब सरकार को यहाँ पे बैकफुट पे आना पड़ता है। यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टियों की सम्मिलता नहीं थी और यही कारण है कि अब सरकार इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को लाने के पहले अब राजनीतिक दलों के बैठक को आयोजित करना शुरू करती है और ऐसे में ही शुरू होता है राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, जिसकी शुरुआत 1930 से होती है, जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि मुख्यतः 1930, 1931 और 1932 के दौर में होता है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल एक ऐसा सम्मेलन होता है जो 1931 का होता है, जिसमें गांधी जी जाते हैं, और 1930 और 1932 में अर्थात कांग्रेस उपलब्ध नहीं होती है। इसमें आपको बताते चले कि जब गांधी जी ने ब्रिटिशरों को अपना मांग सौंपा कि साहब हमारे ये मांगे हैं, आप हमारी ये मांग मान लीजिए और हम आपके इस अधिनियम को मान लेंगे। नहीं मानने के बाद गांधी जी ने एक बार फिर से, आपको याद आ रहा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी 1930 के दौर में। इसी समय दांडी यात्रा हुआ था और मजबूरन आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी को जेल में डालना पड़ा। असहयोग आंदोलन से पहले जब सविनय जब पूरी तरीके से इस आयोग का, इस साइमन कमीशन का जब विरोध चल रहा था, तो इस समय भारत के जो सचिव थे वो लॉर्ड बर्किनहुड हुआ करते थे। लॉर्ड बर्किनहुड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसविदा तैयार करने का चुनौती दिया। उन्होंने कहा कि यदि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भारत शासन जो हमारी ये टीम आई है, ये टीम एक ऐसा नियम बनाने में असक्षम है, तो आप ही एक ऐसा संविधान मुझे बना के दे दीजिए जो भारतीय दलों के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, सभी दलों के द्वारा। उन्होंने एक चैलेंज किया और इस चैलेंज को भारत के शिक्षाविदों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है, जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, जिनको हम लोग मोतीलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी, तो जिस कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन कर दिया। और आप देखेंगे कि इस समय 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन हो गया और ये 10 समिति अब एक संविधान रूपी एक ऐसे दस्तावेज को बनाने में लग गई जो पूरे भारत को कवर कर रहा था। नेहरू समिति ने अंततः 10 अगस्त 1928 को अपनी ये रिपोर्ट सौंप दी। तो इस तथ्य को याद करेंगे। पीटी फैक्ट ये पूछता है क्योंकि भारतीय संविधान का जो मुख्य दस्तावेज है उसके पीछे आप देखेंगे एक केवल औपनिवेशिक सरकार वाले मांग को, जो डोमिनियन स्टेटस है, उसको छोड़ के जो भी इस नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ था उसको बाद में शामिल किया गया है। तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है। नेहरू जी ने अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रकाशित किया और इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सिफारिशों में औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार जो है वो शामिल थे। इसमें आप देखेंगे पहली बार किसी संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार का डिमांड किया जा रहा है और भारत में अब इस बात
कि खुशबू आने लगी थी, सुगुगाहट आने वाली थी, लग रही थी कि अब अंग्रेजों का शासन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इस चीज को स्वीकार नेहरू जी ने जब ये रिपोर्ट बनाया तो इनकी सबसे इसमें जानने वाली बात क्या है, एक तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत 10 लोग थे, 10 सदस्य थे। इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम से मानिए। तो इस 10 लोगों में कौन कौन से मेंबर थे जरा देखिए यहाँ पे। मोतीलाल नेहरू तो खुद इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया था, ये कांग्रेस से थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय शामिल थे और सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से थे। जवाहरलाल नेहरू इस अध्यक्ष के, जो उनके पुत्र थे, खुद इसके सचिव थे और ये कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस से यहाँ पे कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जो एक बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, मुस्लिम जनसंख्या का। इसकी तरफ से सर इमाम अली, सुआब कुरैशी, एम.एन. अन्य और ए.आर. जयकर हुआ करते थे। तो सॉरी, मुस्लिम लोग से 2 लोग हैं यहाँ पे। आप देखें, सर अली इमाम, सुआब कुरैशी, तो यहाँ से मुस्लिम लोग से 2 लोग हैं। उसके बाद एक और बड़ी पार्टी थी जिसको हम लोग हिंदू महासभा के नाम से जानते थे, जिसमें ए.आर. जयकर, जी.आर. प्रधान हुआ करते थे। यहाँ से भी 2 नाम हैं। उसके बाद हरिजन पार्टी की तरफ से जी.आर. प्रधान नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे एक पार्टी। यहाँ से सरदार मंगल सिंह सिखों की तरफ से कर रहे थे। तेज बहादुर जो सप्रू थे, जो कांग्रेस में एक नया जो गुट बन गया था, उदारवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ से भी एक आदमी थे। और एन.एम. जोशी, जो कि श्रमिक संघ का नेतृत्व कर रहे थे, वो एक लोग थे यहाँ। तो कुल मिला के 3-2-1-1 का जो है यहाँ पे रेशियो रहता है और इस तरीके से ये 10 सदस्यों की टीम रहती है। कई बार ऐसे प्रश्न हुए हैं जहां से आपको इस पूरे नेहरू समिति के सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो निश्चित रूप से आप इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि नेहरू समिति जो 1928 में प्रकाशित हुई थी उसमें 10 सदस्य थे और 10 सदस्य जो है वो प्रमुख दलों से थे। दल जिसमें कांग्रेस शामिल थी, मुस्लिम लीग शामिल थी, हिंदू सभा शामिल थी, हरिजन शामिल थी, सिख, उदारवादी और श्रमिक संघ। तो इस तरीके से नेहरू समिति आ गया और उसको दे दिया गया। लेकिन नेहरू समिति, आप देखेंगे कि नेहरू समिति के दिए हुए रिपोर्ट को खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो टर्न डाउन कर देते हैं। और टर्न डाउन क्यों कर देते हैं, उनके पुत्र होते हैं, और टर्न डाउन इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहां पे औपनिवेशिक सरकार से आप देखेंगे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था, मांगा गया था। तो डोमिनियन स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहां पे शीर्ष पे ब्रिटिश बैठे ही रहेंगे और उसके नीचे सरकार चलेगी। और वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज के लिए 1929 में आप देखेंगे 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, झंडा फहराया था। और 26 जनवरी 1930 को वो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार हुए थे। और यही कारण है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, बावजूद उसके इस 26 जनवरी की तारीख को याद रखने के लिए हमारे शिक्षाविदों ने और खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को इसको लागू करने का फैसला किया। और तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाना शुरू करते हैं। इस तथ्य को आप सभी लोग याद रखेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, अब नेहरू रिपोर्ट जब दे दिया गया तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो 2 व्यक्ति शामिल हुए थे, अब मोहम्मद अली जिन्ना ने भी साइमन कमीशन के सामने 14 सूत्री मांग रख दी और इसको 19 मार्च 1929 में पेश किया गया। यहां से आप देखेंगे कि इसके पश्चात ब्रिटेन में अब ये सारी रिपोर्टों को लेकर साइमन कमीशन यहां से चली जाती है। 1930 ईस्वी में मैंने बताया था आपको कि यहां से गोलमेज सम्मेलन, चूंकि यहां पे कांग्रेस शामिल नहीं थी, और यहाँ भारत में भी आप देखेंगे जब रिपोर्ट यहां से लेके चली जाती है और प्रकाशित होने, तो यहाँ पे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। भारी विरोध होता है यहाँ पे। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार सोचती है जब सरकार इसमें शामिल नहीं होगी तो इस रिपोर्ट को कोई स्वीकार नहीं करेगा, और इसीलिए लिपापोती करने के उद्देश्य से अब सरकार क्या करती है, गोलमेज सम्मेलन करवाना शुरू करती है। 1930 में प्रथम होता है, 1931 में द्वितीय होता है, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। संवैधानिक सुधारों पर चर्चा यहाँ पे किया जाता है, लेकिन जो काम 1909 में मार्लिमेंटो ने किया था, 1919 में जिसको प्रोग्रेस किया गया था, अर्थात मुस्लिम निर्वाचक मंडल का प्रारंभ जो 1909 में किया गया था, वो आग ऐसी लगी कि अब पूरे भारत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने क्लास के लिए अलग से मांग कर दी, हिंदू सभा ने अपने लिए मांग कर दी, और यही कारण है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा के दूसरे चरण में आप देखेंगे कि गांधी जी को मनाया जरूर जाता है, गांधी जी भी जाते हैं द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन गांधी जी जब ये देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, गांधी जी सबसे मतलब नम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप सभी लोग जो है इसको नहीं बांटे, मतलब अलग से आप देखेंगे कि अब दलितों के लिए अलग से सीट चाहिए, मुस्लिमों के लिए भी अलग से सीट चाहिए। गांधी ने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो पूरे भारत जो है, पूरा भारत बिखर जाएगा। इनकी बातों को नहीं माना जाता है। गांधी जी वहां से लौट आते हैं, गांधी जी ने कह दिया कि भारत, हमें जो वहां भेजा गया था, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैं भारत की इज्जत पे बट्टा लगाने नहीं गया था। तो गांधी जी वहां से खाली हाथ लौट के चले आते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आप देखेंगे कि असफलतापूर्वक संपन्न होता है, कोई सफलता नहीं मिलती है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और ये एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जहां पे एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचते हैं, सारे यहाँ के दल के लोग पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस एब्सेंट रहती है यहाँ से। बावजूद उसके अंततः आप देखेंगे कि भारत सरकार जो उसमें ब्रिटिश के हाथों में था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमने सभी दलों से बात कर लिया है और अब इस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाएगा। इस तरीके से अपनी लिपापोती को कंप्लीट करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक श्वेत पत्र के माध्यम से नवे संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी, और सारे पार्टियों के जो डिमांड थे उसको एक साथ रखा गया, उस पर काफी विचार विमर्श हुआ गया, और एक नया संविधान भारत के लिए बनकर अब तैयार होने वाला था। इस पर विचार के लिए भारत में आप देखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति की बैठक की जाती है, कमेटी को गठित किया जाता है, और इस समिति में रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए विधेयक संसद के पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हो जाता है। इस बात को, इस तथ्य को निश्चित रूप से याद रखेंगे कि 1935 के आने के पहले कितना सारा संघर्ष होता है। 1935 आप देखेंगे वस्तुतः भारत के लिए वो संविधान तो नहीं था जो भारत चाहती थी, भारत के लिए वो कानून नहीं थे, वो प्रावधान नहीं थे जो भारत चाहती थी, लेकिन ये सारे प्रावधान भारतीयों के लिए अत्यंत ही निर्णायक होने जा रहे थे, क्योंकि इसका सारा का सारा प्रावधान भारत जब संविधान बनता है वहां पे लिया गया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया गया। ये है वो दस्तावेज जिसको गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कितने संघर्ष के बाद इस चीज को लाया गया था। अब देखते हैं कि इस पूरे भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या वो प्रावधान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे जटिल दस्तावेज था। आपने अभी तक जितने भी भारतीय संविधान के अंतर्गत या जो संवैधानिक विकास की यात्रा में 1773 से जिस यात्रा को हमने शुरू किया था और 1919 के बीच में, इसके बीच में जितने भी सरकारी प्रावधान आए थे, उन सरकारी प्रावधानों के इतर ये सबसे बड़ा दस्तावेज था। इस दस्तावेज की विशालता का आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद इंग्लैंड का इतना बड़ा दस्तावेज नहीं था जिसपे इंग्लैंड की सरकार चल रही थी। तो लिखित संविधान का पहला प्रारूप भारत में आ चुका था, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। 1935 में बने इस अधिनियम के अंतर्गत 321 अनुच्छेद थे। आप इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो थे वो 321 अनुच्छेद यहाँ पे थे, 321 अनुच्छेद थे। इसके अंतर्गत 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे संविधान को जो आप देखेंगे 3 भागों में बांटा गया। एक भाग में कुल मिला के सारे आर्टिकल्स को रखे गए, दूसरे भाग में आप देखेंगे कि अनुसूचियों को रखा गया, और तीसरे भाग में आप देखेंगे कि इसको पूरे अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया, जिसको हम लोग भाग के नाम से जानते हैं, पार्ट के नाम से जानते हैं। अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं और जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल्स हैं। तो याद रखेंगे जो हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसके अंतर्गत 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। और इसी संदर्भ में आप इसी फॉर्मेट में आज के डेट में जो हमारा संविधान है आज भी इसी फॉर्मेट में है, जहां पे आप देखेंगे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद रखे गए, अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई, भाग जो है वो 22 हो गए, है ना। तो इसी चीज के पैटर्न पे आगे बढ़ता रहा। आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत अब हमारे भारतीय संविधान पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या इसके अंतर्गत उपबंध किए गए। देखिए
उपबंध तो ये इतना बड़ा है कि 321 आर्टिकल से, और इसको बताना संभव नहीं है। इसीलिए इसके प्रमुख ऐसे बिंदुओं को सामने लाके रखा गया है जो आज तक के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और भी आप डीप अध्ययन, यदि कोई लीगल का छात्र है और भी डीप अध्ययन कर सकता है, लेकिन तत्काल हम यहाँ के प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे। पहले प्रावधानों की बात की जाती है कि पहली बार खुद औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना को सामने लाया गया। यहाँ कहा गया कि पूरा भारत जो है एक अखंड भारत के रूप में रहेगा और एक केंद्र सरकार इसको लीड करेगी और उसके अंदर होगा एक प्रांत सरकार। अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और उन देसी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों। अब जरा देखिए, यहाँ पे पूरा भारत जो था उस समय ब्रिटिश जिसे अपना प्रांत कहती थी। आपको पता है कि 1857 के बाद उसने हस्तक्षेप नहीं करने का बात कहा और बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिसको उसने स्वतंत्र छोड़ दिया था, क्योंकि उसने उसमें बताया था। तो इस समय 6 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरियां थी और प्लस वो सारी देसी रियासतें थी। इनसे मिलकर जो है वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई। लेकिन यहाँ पे छोड़ क्या दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके अंदर जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, देसी रियासतें हुआ करती थी, उनको ये कह दिया गया कि साहब ऐसा है कि आप चाहें तो इसमें शामिल हों और चाहें तो शामिल नहीं हो। अब आप समझिए कि पूरा भारत प्रिंसली स्टेट से भरा हुआ था और एक आपको बता दें कि 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे उसमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाया था। अब आप समझिए कैसे अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना संपन्न हो जाती, जहां पे 500 से ज्यादा आप देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट को ये दे दिया गया कि अब अपनी स्वतंत्रता कौन गंवाना चाहेगा, कौन यहाँ पे एक नेता के रूप में सामने आना चाहेगा। हर कोई राजा बनना चाहता था और यही हुआ भी। यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंसली स्टेट ने, अधिकतर प्रिंसली स्टेट में इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया और अखिल भारतीय संघ का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया गया। यही कारण है कि अखिल भारतीय संघ की जो अवधारणा लाई गई थी वो अधूरा रह गया। और ये ब्रिटिश की सोची समझी चाल थी, उनको पता है कोई भी रियासत मिलने को तैयार नहीं होगा और अंत आप देखेंगे कि ये शामिल नहीं होते हैं। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार चला रहे थे तो संघ में शामिल होते ही, और देशी रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक दे दिया गया। अब आप देखिए, यदि आप स्वैच्छिक दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, तो कोई भी अपनी स्वतंत्रता को, और स्थिति ऐसी बन गई कि आपने देखा कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य तो अंतिम समय तक, जूनागढ़ जैसे अंतिम समय तक शामिल नहीं होना चाहते थे। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई और अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दी गई। अब जरा देखिए, यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही जा रही है, तो इसके पहले 1919 में पहले ही हम लोगों ने देखा था कि प्रांतीयों में, कि प्रांत में क्या है, द्वैत शासन लगा था और केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। तो प्रांत में जो स्वतंत्रता दिया गया था इसको लागू कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नर का जो हस्तक्षेप होता था उस हस्तक्षेप को कम कर दिया गया। गवर्नर को बोला गया कि जब तक सरकार चला रही है आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ का जो मुख्य बिंदु है कि 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दी गई। तो जितने भी प्रांत है वहां पे आप देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से अपना सरकार चला सकती थी। तो यहाँ का पहला जो आउटकम हुआ, जो इम्पोर्टेंट, कि प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार कर दिया गया, लेकिन अखिल भारतीय संघ का जो पूरा प्रारूप था वो सफल नहीं हो सका। दूसरी तरफ देखेंगे कि केंद्र में क्या हो गया, अब द्वैत शासन हो गया। ये द्वैत शासन पहले कहाँ था, प्रांत में था। तो इस चीज को देखेंगे कि 1919 में जहां पे ये द्वैत शासन प्रांतों में हुआ करता था, अब 1935 में ये द्वैत शासन कहाँ आ गया है, तो अब केंद्र में आ गया है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन के इस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है और उसे केंद्र में लागू कर दिया जाता है। इस उद्देश्य से केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित और हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपके सामने निकल कर आ गया। और यहाँ पे कहा गया कि केंद्र में आप देखेंगे द्वैत शासन को लागू किया गया और उद्देश्य केंद्रीय प्रशासन को, जो केंद्र था उसको प्रशासन चलाने के लिए इसके जो सत्ता का विशासन का विषय था उस विषय को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया रक्षित और एक को कहा गया हस्तांतरित। हस्तांतरित मतलब एक जो है आपका
पूरी तरीके से रिजर्व है, और दूसरा जो ट्रांसफरेबल है। तो रिजर्व वाले जो थे वो खुद इसको वायसराय डील कर रहे थे, ये वायसराय के अंदर, केंद्र के अंदर था, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो रक्षित विषयों में कौन कौन सा था? प्रतिरक्षा था, विदेशी मामले थे, धार्मिक विषय था, जनजातीय क्षेत्र। तो जितने इंपॉर्टेंट थे जिसका प्रभाव पड़ सकता था उसको रक्षित वर्ग में रख दिया गया, और जो हस्तांतरित था उसको सरकार को दे दिया गया, जो सरकार वहां पे चला रही थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दो विषयों का बंटवारा होता है, रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित रहता है सरकार मतलब वायसराय के पास, और हस्तांतरित जो होता है वहां का जो चुनी हुई सरकार होगी उसके द्वारा। तो इसका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जो वायसराय था वो सचिव को रिपोर्ट करता था, और सचिव ब्रिटेन के संसद को रिपोर्ट करता था, और ये पूरी सरकार ब्रिटेन के संसद के लिए उत्तरदायी थी। अब आप देखिए सरकार शासन यहाँ बन रहा है, सारे रूल्स यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति था? ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, मतलब ब्रिटिश संसद जो चाहेगी वो करेगी। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल के पास था। हस्तांतरित विषयों को आप देखेंगे कि प्रशासन गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जबकि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। इसी प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के दो भाग थे, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तथा गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद हुआ करते थे। तो ये दूसरा आउटकम हुआ। इसमें मुख्य बात देखने को ये रही कि यहाँ पे हमें दो भागों में जो पूरा शासन की व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा गया, एक रहा हमारा रक्षित और एक रहा हस्तांतरित। तीसरे में देखेंगे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की मांग की गई। देखिए कोर्ट के मामले में ये दूसरा प्रमुख बिंदु है। पहला बिंदु आपने देखा था सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी बंगाल में, है ना, जिसके मुख्य अध्यक्ष जो एलिजा इम्पे थे। यहाँ पे अब एक संघीय न्यायालय की मांग की जा रही है। संघीय चूंकि केंद्र की अवधारणा को लाया गया है, तो उसका जो सबसे एपेक्स कोर्ट होगा वो कोर्ट कौन सा होगा? फेडरल कोर्ट होगा, और इसकी स्थापना दिल्ली में होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है। इसमें एक न्यायाधीश होता है तथा 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसी की अवधारणा पे बना 1+6 का यहाँ स्ट्रक्चर लाया गया। एक जो है वो सीजीआई होंगे और 6 उसके अन्य न्यायाधीश होंगे। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो सम्राट के द्वारा। सम्राट कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में बैठा हुआ सम्राट वो इसकी नियुक्ति करते थे, और इस निर्णय के विरुद्ध यदि आप जाएंगे तो अपील प्रीवी काउंसिल में किया जा सकता था। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। तो इस बात को याद रखेंगे कि जहां 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था, वहीं 1 अक्टूबर 1937 से आप देखेंगे कि एक भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, और इसे प्रारंभिक अपीलीय परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनका नाम था सर मॉरिस गेवर। नाम याद रख लेंगे, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। सर मॉरिस गेवर 1937 में भारत में जो फेडरल कोर्ट बना था इसके प्रमुख अध्यक्ष थे ये। इसके पहले 1774 में जो भारत में बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके कौन थे? एलिजा इम्पे थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी थे, और इसमें पहली बार आप देखेंगे जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान, इनका नाम याद रखिएगा। ये कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो तीसरे आउटकम के रूप में हमने देखा, पहले में हमने देखा कि अखिल भारत का संघ का अवधारणा सामने आया, दूसरे में शासन को 2 भागों में बांट दिया गया, और तीसरे में हम देख रहे हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई है। अब देखिए यहाँ पे अब अगला चीज आता है कि शक्तियों का विभाजन अब किया जा रहा है। शक्तियों का विभाजन 1935 के अंतर्गत अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच में अब टकराव को रोकने के लिए कि केंद्र किस चीज को डील करेगा और राज्य किस चीज को डील करेगा, इसके लिए आप देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। और 1935 में शक्तियों का विभाजन करते हुए यहाँ पे अब शक्तियों के विभाजन को 3 भागों में बांट दिया जाता है। इस बांटों में संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची को लाया जाता है। संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची को पहली बार यहाँ पे लाया जाता है। संघ सूची में 59 विषयों को दिया जाता है, प्रांत सूची में 54 विषयों को दिया जाता है, और समवर्ती में 36 विषयों में। क्या है संघ सूची?
तो केंद्र सरकार जिस बिंदुओं पे काम करेगी उसे संघ सूची कहा जाता है। प्रांत के जो सब्जेक्ट थे इस पे प्रांत काम करेगी, और 36 ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती थी। यहाँ पे एक और विषय लाया गया जिसको अपशिष्ट विषय कहा गया। ये अपशिष्ट विषय ऐसा विषय होता था जो केंद्र, राज्य और प्रांत किसी में भी नहीं आते थे। कोई भी चीज जब नया आएगा तो अपशिष्ट विषयों के रूप में इसे काउंट किया जाएगा, और इसे आपातकालीन अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बोला कि उस समय 11 प्रांत में विधानसभा को गठित कर दिया गया। 11 प्रांत जो थे वहां पे विधानसभा को गठित कर दिया गया। 6 प्रांत जिसमें बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद का एक अस्थायी सदन था। आप देखें आप यहाँ पे कि 6 प्रांत जो थे, जहां पे बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास में क्या हो गया, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। मतलब जो प्रांत था, प्रांत में जो विधानमंडल रहा उसको 2 भागों में बटा गया, एक को विधानसभा और दूसरा जो था वो क्या था, विधान परिषद बना गया। विधान परिषद जो था, जिसको आज हम लोग विधान परिषद जो है वो अस्थायी सदन था, जबकि विधानसभा आप देखेंगे कि यहाँ पे विधानसभा जो था वो चुनाव के आधार पे होता था। तो निम्न सदन जो थी वो विधानसभा था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया और 1937 का विधानसभा चुनाव इसी अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप लागू हुआ। तो इसी के आधार पे प्रांतों में 1937 में जो है वो चुनाव भी होते हैं। इसका अगला बिंदु था 1935 में वर्मा, जिसको अधिग्रहित करके रखा था ब्रिटिश सरकार ने। तो 1935 के माध्यम से ही आप देखेंगे कि वर्मा, जिसको उसमें रंगून कहा जाता था और आज के डेट में इसी को म्यांमार कहा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, आज के डेट में इसी को म्यांमार कहा जाता है, इसे भारत से अलग कर दिया गया और ऐसे में 2 प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि अलग करने के बाद उड़ीसा और इसी माध्यम से 2 अन्य प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण होता है। उड़ीसा का निर्माण आपको पता है कि 1936 में ही बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार से अलग करके उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। 1935 के एक्ट के द्वारा ही प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की व्यवस्था की गई। भारतीय नरोसों को राज्य सम्मिलित थे और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था की गई। हालांकि इन सभी चीजों में अनेक सारे दोष थे और अंततः आप देखेंगे यहाँ पे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भांति यहाँ पे विद्यमान थी। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था जिसमें गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी उस पर डिपेंड करेगा। और इस तरीके से कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेश आदि सभी ने इन सबों का पुरजोर विरोध किया। बावजूद उसके 1935 का शासन अधिनियम निकलकर सामने आ गया और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका सबसे महत्वपूर्ण और पॉपुलर कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी कहा, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कह दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या वो चीजें घटित हुई थी। आइए समझते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं, जरा उसको देख लें। तो कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? अच्छा, इसमें देखेंगे कि इसमें प्रस्तावना नहीं था, है ना, जबकि 1919 में प्रस्तावना था। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी और इसका अपना कोई प्रस्तावना नहीं था, इस बात को याद रखेंगे। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम के अंतर्गत आया? तो 1935 में लाया गया। बिल्कुल सही। भारत में संघीय सरकार क्यों स्थापित नहीं की जा सकती थी? क्योंकि देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, वो इनकार कर दिए थे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो 1935 के द्वारा। हम लोगों ने देख लिया, प्रांतों से हटा दिया गया था, है ना, द्वैध शासन, और अब केंद्र के ऊपर लगा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही? तो स्वायत्त शासन व्यवस्था रही। सूचियों की बात की जा रही है तो इसी के माध्यम से संघ सूची में 59, प्रांत में 54 और समवर्ती में 36 लाए गए थे। फेडरल कोर्ट की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई। संघीय न्यायालय में कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो ये प्रारंभिक थी, अपीलीय थी और परामर्शदात्री थी। 1935 के द्वारा आप देखेंगे द्विसदनीय विधानमंडल कितने प्रांतों में स्थापित किया गया? तो 6 वो प्रांत थे।
भारत परिषद के अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935 के द्वारा अंत कर दिया गया। अनेक ब्रेक वाली गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इसमें और शामिल कर दिया गया। किसको? आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और सिखों को, मतलब इसको और विस्तारित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है। अब आइए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया वो पढ़ाई कितना सटीक है हमारा, और क्या हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं। इसके लिए विभिन्न आयोगों में पूछे गए हम पीवाई की क्वेश्चन से अपने पढ़ाई का मेल करते हैं और देखते हैं कि क्या सही था क्या। तो देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कहां से? तो भारत सरकार अधिनियम से ये प्रेरित है, इस बात को याद रखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो ये 1935 है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें कहाँ उल्लेखित है? तो 1935 में हमने देख लिया कि इस भारत में और केंद्र में शक्तियों का विभाजन जो कि आज के डेट में शेड्यूल 7 के अंतर्गत है, उस समय लाया गया था, है ना, जिसको हम लोग केंद्र, प्रांत और समवर्ती के नाम से जानते हैं। एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं था। तो अपशिष्ट विषय जो था वो नहीं था। अपशिष्ट विषय इनको नहीं दिया गया था, ये गवर्नर के पास हुआ करता था, मतलब गवर्नर जनरल के पास। 1935 के अधिनियमों के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसके दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को पढ़ लिया है हमने। 1935 में प्रस्तावित संघीय प्रणाली को क्या कहा गया था? तो ये फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब फेडरल कोड था, इस बात को याद रखेंगे, है ना। और कब से काम करना शुरू कर दिया था ये, इस बात को रिप्लाई दीजिएगा चूंकि मैंने पीछे बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था और अस्थायी अवयव नहीं था? तो देश के लिए लिखित संविधान यहाँ पे स्वीकार किया गया था, है ना। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आगे जो संविधान बनेगा भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, इसी से अधिकांशतः ले लिया गया था। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने 1935 को कवर कर लिया। अब यहाँ से एक नया एरा समझ चलेगा। 1935 अभी चल रहा है और 1947 तक पहुंचने में भी थोड़ा सा और देर है, और इसके बीच में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो 1935 के आधार पे होता है 1937 का प्रांतीय चुनाव, उसके बाद फिर आता है अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिस्प और 1943 का वेवल योजना, और इसी के बीच में होता है सेकेंड वर्ल्ड वार, और उसके बाद अंततः हमें मिलती है स्वतंत्रता और बनकर तैयार होता है हमारा प्रमुख संविधान। तो हम अपने इस कड़ी में आगे देखने वाले हैं 1937 का प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और 1943 की योजना। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो संविधान विकास की यात्रा की है, 1935 की यात्रा तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और हम लोग आगे इन विषयों का, अब इन विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग अपने चर्चा को, और मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को लगता है कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ साथ दे सकता है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। पहले तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और इसे लगातार शेयर करते रहें, ताकि ये लोगों तक पहुंचे और हम लोग भी आगे का वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो यहीं पे मैं हूं प्रभात, हमें आज्ञा दीजिए। और हमारे साथ टेक्निकल टीम में हमारा सहयोग कर रहे थे श्रीमान अक्षय चौरसिया, जिनके सौजन्य से हम ये वीडियो आपके समक्ष ला रहे हैं। हम दोनों को दीजिए यहाँ से इजाजत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।